नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संपत्ति संबंधी विवाद एवं कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं विधि विशेषज्ञ श्री मोहम्मद अलाउद्दीन अधिवक्ता जी। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है संपत्ति संबंधी विवाद, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे जो संपत्ति से संबंधित आपस में विवाद होते हैं, चाहे वो नामांतरण का हो, चाहे बंटवारे का हो, या किसी संपत्ति को धोखे से बेच दिया गया हो। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और जो भी आपकी इस विषय से संबंधित समस्या है उसका समाधान इस मंच के माध्यम से आप कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, जैसा कि हम आज का विषय है संपत्ति संबंधी विवाद, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि संपत्ति संबंधी विवादों के लिए कौन कौन से कानून हैं? संपत्ति संबंधित विवादों के निपटारे के लिए मुख्यतः संपत्ति अंतरण अधिनियम है जी, स्थान नियंत्रण अधिनियम है जी, दूसरे भाड़ा नियंत्रण अधिनियम है जी, तीसरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं जी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैं पार्टीशन एक्ट हैं और इस तरह से जी। और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसमें जी। सिर्फ और सिर्फ संपत्ति से संबंधित विवादों के निपटारों के संबंध में व्याख्या की गई है जी, और उसके तहत निपटारे होते हैं। जी। सर, आपने बहुत सारे कानून बताए हैं संपत्ति संबंधी विवादों के बारे में, तो ये जो कानून है क्या इसमें अलग अलग तरह के प्रकरण का निपटारा होता है? हाँ, मतलब जो कानून है उसके लिए प्रकरण भी अलग अलग तरह के होते हैं? अलग अलग कानून बनाने का मकसद ये है कि जिस नेचर का आपका विवाद है जी, और जिस एक्ट से ये मतलब धारित होता है जी। उस एक्ट के तहत ये मुकदमा दायर होता है जी। और फिर निपटारा भी व्यवहार प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान निर्धारित किए गए हैं जी। उसके तहत निपटारा होता है। जी। जैसे अगर संपत्ति अंतरण से रिलेटेड अगर जी। कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है जी। कि आपकी संपत्ति को धोखे से किसी ने हड़प लिया है जी। या आपकी संपत्ति को आपसे ही बाय फोर्स या लालच दे करके या धोखा दे करके आपसे रजिस्ट्री करवा ली है जी। और फिर आपको बाद में ये समझ में आता है कि अरे ये क्या हो गया, तो जी। वो जो विवाद है उसका ये संपत्ति अंतरण से संबंधित विवाद जी। है ये और उसका निपटारा इसी कानून के तहत होगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि बहुत सारे कानून अलग अलग इसीलिए बनाए गए हैं कि जो भी जिस तरह का विवाद है वो उस कानून के अंतर्गत मान्य होगा। हम बात कर रहे हैं संपत्ति संबंधी विवादों की, तो सामान्यतः चूँकि आप विधि विशेषज्ञ हैं और इस तरह के प्रकरणों के आप एक्सपर्ट भी हैं, किस तरह के प्रकरण आते हैं संपत्ति संबंधी विवादों के? आमतौर से जो आते हैं वो ये कि किसी की प्रॉपर्टी को किसी ने किसी भी तरह से हड़प लिया या फर्जी ढंग से उसकी रजिस्ट्री करा ली या कोई अनुबंध दोनों पक्षकारों के बीच में क्रय विक्रय का हुआ और वो क्रय विक्रय के से सामने वाला मुँह कर रहा है, कोई एक पक्षकार और उसका पालन नहीं कर रहा है, या फिर आपका पारिवारिक कोई संपत्ति है जिसमें आपका कोई हक अधिकार है और वो अधिकार आपका भाई आपकी बहन कोई दे नहीं रहा है, तो उससे रिलेटेड ये भी संपत्ति के संबंधी विवाद हैं। तो इस तरह के अलग अलग तब तरह तरह के विवाद हैं और जैसा कि मैंने कहा कि कानून भी सबके लिए विशेष तौर पे बनाए गए हैं, उसके तहत उसके निपटारे होते हैं। जी, आपने बताया कि अलग अलग तरह के कानूनों के तहत उसका निपटारा होता है और सभी तरह के प्रकरण आते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इस तरह का संपत्ति संबंधी विवाद है और प्रकरण दायर करना चाहता है तो वो कहाँ दायर कर सकता है? उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? उसके लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो विवादित संपत्ति है वो कहाँ किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, नंबर 1। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब वो उसकी वैल्यूएशन क्या है, कितने मालियत की प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि वो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन भी देखा जाता है कि किस मालियत का दावा किस न्यायालय में लगेगा। तो एक तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मतलब वो प्रॉपर्टी कहाँ स्थित है, दूसरे आपके पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन कितने का है वो मामला, वो देखना पड़ेगा, और तीसरे ये देखना पड़ेगा जिसके खिलाफ वो दावा दायर किया जा रहा है वो कहाँ है है ना। तो वो उसके उस लोकल जुरिडिक्शन में सबसे निचली अदालत में वो मुकदमा पेश होगा। आमतौर से आपने देखा होगा अक्सर पेपरों में आता है कि इंसान या तो जज्बात में आकर के या अनभिज्ञता में सीधे वो सुप्रीम कोर्ट
की शरण लेता है जी, किसी विवाद को लेकर। कई बार ये चीजें पढ़ने में आती हैं। तो वो फिर वो असली देखा होगा आपके आगे उसी में नीचे सुप्रीम कोर्ट लिटरली अंदाज से उसको फटकार भी लगाती है समटाइम, या फिर समझाइश भी देती है कि आप ये दावा यहाँ चलने योग्य नहीं है, आप इसकी सक्षम न्यायालय में जाकर के निचली अदालत है वहाँ जाके मुकदमा दायर कीजिए, वो इसका निराकरण करेगी, वो उसको देखेगी, है ना, जहाँ जिसकी अधिकारता में है वो प्रॉपर्टी स्थित है, या जहाँ ये पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के आधार पर जहाँ ये दावा लग सकता है, और जहाँ वाद कारण जहाँ उत्पन्न हुआ है वहाँ लगेगा, ये सीधे यहाँ नहीं आई है। जी सर, आपने बताया कि जो प्रकरण लगेगा, क्षेत्राधिकार की बात आपने करी, एक पिक्यूनरी बताया और एक आपने बताया कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि जहाँ पर संपत्ति है स्थित है सामने वाला जहाँ रहता है। तो एक सवाल ये निकल के आता है कि कोई पैतृक संपत्ति है और बहुत सारी जगह पे है, रायसेन में भी एक पिताजी ने रायसेन में खरीदी, दूसरी उनने भिंड में खरीद ली, तीसरी कहीं और खरीद ली, फिर बाद में उनके जाने के बाद परिवार में विवाद होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहाँ पर लगेगा केस? हाँ, इसमें मतलब लेजिस्लेचर का धन्यवाद ज्ञापन करना पड़ेगा कि जैसा मैंने पहले बताया कि जहाँ विवादित संपत्ति स्थित है वहाँ दावा लगेगा। तो अब ऐसी दशा में जहाँ एक से ज़्यादा स्थान पर संपत्तियाँ हैं तो वहाँ तो उस एग्रीव्ड पर्सन को अलग अलग लोकेशन पर जाके दावा लगाना होता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि सपोज एक से ज़्यादा, मान लीजिए कि 3 स्थानों पर प्रॉपर्टी स्थित है, तो उस तीनों स्थानों में से एक पे जहां उसका विवेक कह रहा है वहां जाकर के सारी संपत्तियों को जोड़ करके वहीं एक न्यायालय से सारी संपत्तियों के संबंध में सहायता चाह सकता है और वहां दावा दायर कर सकता है वो। तो क्या कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि जब दो लोगों में विवाद है, दो भाइयों में, एक कहता है मैं इधर केस, एक कहता है कि मैं इधर लगाऊंगा, दूसरा कहता है मैं दूसरी जगह लगाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में स्थिति में फिर जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता है उसमें धारा 10 है, उस 10 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर समान पक्षकारों के मध्य समान संपत्तियों के लिए दावा अलग अलग लोकेशन पे चल रहा है तो सारे केसेस को एक साथ क्लब कर दिया जाए और उसका फिर निराकरण किया जाए, एक ही जगह उनका समाधान होगा। जो भी ऐसा मेरे ही साथ मेरे ही मतलब क्या बोलते हैं प्रैक्टिस के दौरान ऐसा एक केस आया मेरे पास कि एक पिता ने रायसेन में प्रॉपर्टी खरीदी और फिर वो इधर सर्विस के सिलसिले में यहाँ स्थानांतरण हो गया उनका, यहाँ भी रह करके कुछ संपत्ति अर्जित कर ली और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। तो डेथ के बाद भाइयों में लड़ाई शुरू हुई संपत्ति के समय, जो आमतौर से होता रहता है। बिल्कुल। तो मतलब उसमें ये था कि एक भाई ने यहाँ दावा दायर कर दिया, दूसरे ने वहाँ दायर कर दिया। तो अब उसमें से एक भाई ने सुप्रीम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ने मतलब वहाँ लगाया कि साहब मतलब हम मतलब एक ही पिता की संतानें हैं, पिता ने डिफरेंट लोकेशन पे संपत्ति खरीदी थी, हमने यहाँ दावा दायर कर दिया है, उनने वहाँ दायर कर दिया है। तो ऐसे में मतलब दो प्लेटफॉर्म पे एक ही बात को रखना में परेशानी हो रही है, तो लिहाजा कोई एक जगह इसको एक साथ क्लब कर दिया जाए, वहाँ हस्तांतरित कर दिया जाए। माननीय न्यायालय ने उस प्रावधान के अंतर्गत, जैसा मैंने पहले कहा, शिक्षण के को दृष्टिगत रखते हुए उसको रायसेन में हस्तांतरित कर दिया और वहीं वो फिर अल्टीमेटली डिसाइड हुआ। जी, हम अब बात करें प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया में दावा लगाते समय किसी भी पक्षकार को किन किन चीज़ों पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज हैं जो लगाना चाहिए उससे? जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को या तो किसी ने हड़प लिया है या धोखे में रख करके आपसे कोई सैलरी निष्पादित करा ली है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस संपत्ति के संबंध में कोई दावा दायर करने जा रहे हैं आप, तो उस संपत्ति के आप मालिक भी हैं कि नहीं, या उस प्रॉपर्टी में हित किस प्रकार से आपका निहित है। तो उस निहित के संबंध में जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज की प्रथम आवश्यकता है। ये पहले तो ये दस्तावेज चाहिए होगा। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है इसका। तीसरा ये देखना पड़ेगा कि वो संपत्ति कहाँ स्थित है। चौथे ये देखना पड़ेगा कि जो जिनके खिलाफ आप दावा दायर कर रहे हैं वो या तो वो या उनमें से अगर एक से ज़्यादा है तो उनमें से कोई एक कहाँ मतलब निवास कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को एक साथ कंपाइल कर करके फिर वो दावा दायर होगा। जी, इस बीच एक नसरुल्लागंज से कॉलर लाइन पे हम उनका सवाल लेते हैं। रामलाल जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ, शासकीय भूमि का क्या नामांतरण हो जाता है, पटवारी ने फर्जी तरह से करा है, क्या हो जाता है नियम में?
नहीं, पटवारी ने फर्जी तरीके से किया फिर से है, सवाल कर नियम में हो लीजिए, जाता फिर से है। सवाल कर लीजिए। सवाल अपना दोहराएं। हो जाता है कि मेरा क्वेश्चन ये है मैडम, जी शासकीय भूमि, मेरा मतलब ये हाँ, शासकीय भूमि टीवी का वॉल्यूम करके नामांतरण हो जाता है क्या शासकीय भूमि का? ठीक है, आपका सवाल समझ में आ गया। शासकीय भूमि का नामांतरण किसी भी स्थिति में नहीं हो पाएगा, चाहे वो शासकीय हो या शासन ने आपको पट्टे पे दी गई हो, दोनों स्थिति में नामांतरण नहीं होगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं और आपने उसको अंतरित सपोज कर दिया है, तो सबसे पहले तहसीलदार की जिम्मेदारी है। तो वो कर दिया क्या फर्जी तरह से करा? ये फर्जी तरह क्या है, उसके लिए आप वहाँ संबंधित विभाग में एप्लीकेशन दायर कीजिए, थाने में शिकायत कीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हाल में इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूं। हाँ। अभी हाल में इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल दूं कि एक साहब ने, जिनको प्रॉपर्टी शासन ने पट्टे पे दी थी, उन्होंने उस पट्टे को छुपाते हुए किसी ए पर्सन को बेच दिया। और जब बेच दिया तो उस वक्त उसको खरीदार को पता नहीं था कि ये शासकीय है। बाद में उसको जैसे ही पता चला, उसने खुद आवेदन दिया तहसीलदार को कि भाई ये सेल डीड है, मैं क्या बोलते सरेंडर कर रहा हूँ और मुझे ऐसा ऐसा पता चला है और इसको आप निरस्त कर दीजिए। तहसीलदार ने बाकायदा इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी में जिसने उनको अंतरित की थी, जिस किसान ने, उसके खिलाफ, और जो सब उप पंजीयक ने जिसने रजिस्ट्री की थी, उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने केस रजिस्टर्ड किया। और बाकायदा उसमें इंक्वायरी में ये पाया गया कि इन दोनों ने इस प्रावधान को जानने पहचानने समझने के बावजूद भी जानबूझ करके इनको अंतरण किया है, लिहाजा ये दोषी है। और फिर बाकायदा ईओडब्ल्यू में उनका केस चल रहा है, अभी हाल में चल रहा है। जी रामलाल जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कोई भी शासकीय संपत्ति या पट्टे की संपत्ति, उनका नामांतरण नहीं हो सकता, उसका नामांतरण नहीं हो सकता है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे संपत्ति संबंधी विवादों के बारे में, तो कोई भी संपत्ति संबंधी यदि विवाद है तो उसका निराकरण कितने समय में हो जाता है? समय की व्यवस्था अभी तक के जो संपत्ति से संबंधित जो कानून है, उसमें समय को स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि घोषणात्मक वाद के लिए इतने दिन में निपटारा हो जाएगा, पार्टीशन का इतने दिन में निपटारा हो जाएगा, या और जो जिस तरह के विवाद है उसका निपटारा हो जाएगा। क्योंकि ये कानून बने हुए पुराने कानून है, जो समय समय पर मतलब उसमें अमेंडमेंट हुआ और वही प्रचलित चले आ रहे हैं। अब जो नए कानून बन रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा उपभोक्ता संरक्षण कानून है, उसमें एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि जो अपोजिट पार्टी है उस पर नोटिस सर्व हो जाने से विदिन 90 डेज उसका निपटारा कर दिया जाए। तो जहां मैंने इसका एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया है कि जहां ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कानून में, वहां तो 90 डेज में निपटारा हो नहीं पाता है। तो जहां समय की व्यवस्था ही नहीं है, जहां लिमिटेशन तय ही नहीं किया गया कि इन विवाद का निपटारा कितने दिन में कर देना चाहिए, तो नेचुरली जहां नहीं है तो वहां समय लगता है। और समय लगने की कई सारी वजह है। ऐसा नहीं है कि न्यायिक व्यवस्था सुस्त है, ये नहीं कह सकते आप। न्यायिक व्यवस्था अपनी जगह पे अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन चूंकि होता क्या था कि पुराने ज़माने में मतलब एक तो शिक्षा का अभाव, दूसरे आने जाने का अभाव, कोर्ट तक पहुंचने का अभाव, आदमी जैसे आज केस लगा हुआ है, पक्षकार ही नहीं पहुंच पाया, तो वहाँ कोई ऐसा एनआरकी तो है नहीं कि नहीं आया तो इमीडिएट उसको डिस्कस मौका देती हैं, एक दो पेशी मौका देती है, तो वो समय तो बढ़ेगा ही ना उसमें। तो और भी कई सारी वजह होती थी जिससे समय लगता था। लेकिन अब वो समय नहीं लग रहा है, समय अब त्वरित निराकरण हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि किस विवाद का निराकरण कितने समय में हो जाएगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही कानून में नहीं है। समय स्पेसिफाई नहीं किया गया है, समय निश्चित नहीं किया गया, समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी निपटारा जल्दी हो रहे हैं। जी, इस बीच बाराबंकी से एक कॉलर लाइन पे है, हम उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के जो है 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी के 1 बच्चा है, दूसरी पत्नी के 3 बच्चे हैं, तो ऐसी दशा में जो संपत्ति का बंटवारा होगा तो वो 4 जगह लगेगा कि एक पत्नी का आधा होगा, एक पत्नी का आधा होगा, उसमें बंटवारा होगा, तो उसको कहाँ जाना चाहिए?
जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत रिलेवेंट है। वाकई बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे बड़े जागरूक कॉलर हैं और बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अगर एक इंसान की दो पत्नी है, बल्कि आप तो ये कह लीजिए एक से ज़्यादा पत्नी है, तो भी मतलब एक पत्नी के 4 बच्चे हैं, एक पत्नी के 2 बच्चे हैं, तो इस तरह से बंटवारा संपत्ति का नहीं होता है कानून में। कानून में तो जो लीजिटिमेट चाइल्ड है, जो उनकी वैधानिक संतान है, उसी को संपत्ति का अधिकार है। लेकिन अभी जैसा कि आप जानते होंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय रोज कानून बनाती रहती है, उनको अधिकार है, बनाती रहती है। तो अभी हाल के दिनों में ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि जो अवैधानिक जो बच्चे हैं उनका भी संपत्ति में अधिकार तय कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर मतलब जो आप सवाल कर रहे थे, उस सवाल में इस तरह की आभास लग रहा था कि पत्नियों के हिसाब से बंटवारा होगा प्रॉपर्टी का, ऐसा नहीं है। जबकि प्रॉपर्टी का बंटवारा बच्चों में बराबरी के आधार पर होगा, चाहे जितने भी पत्नियों के जितनी भी संतानें हों। जी, आप इन कॉलर से जुड़ा एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा इन्होंने कहा कि उनकी 2 पत्नी हैं, एक के 3 बच्चे, एक के 2 बच्चे हैं, तो क्या 2 पत्नी वैधानिक रूप से 2 पत्नी हकदार हैं और 2 पत्नी होना वैधानिक रूप से कानून के हिसाब से सही है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में एक से ज़्यादा धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं जी, और सबके लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। जी बिल्कुल। तो जहाँ तक हिंदू मैथोलॉजी का प्रश्न है, यहाँ एक से ज़्यादा पत्नी रखना कानूनी दायरे में नहीं है। बिल्कुल, वो एक ऑफेंस के दायरे में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। अब इसमें ये देखना है कि वो जहाँ एक से ज़्यादा पत्नियां वाले जो लोग हैं, उसकी शिकायत करने का क्षेत्राधिकार किसको है। तो कानून ने कहा कि जो एग्रीव्ड लेडी है, जो पहली जो पत्नी है, उसी को और सिर्फ उसी को ये अधिकार है कि वो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करे कि हमसे शादी में रहने के बावजूद भी इन्होंने अमुक महिला से इन्होंने संबंध बना लिया है या उससे शादी कर लिया है, जो बेगैमी की श्रेणी में आता है। और उसके लिए कानून में व्यवस्था है 494 में कि वो मतलब उसको सजा दिया जाए, और वो लेडी उसके हकदार नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी आपने मतलब जैसा मैंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कानून बनाती रहती है, तो उसका रूप लोगों ने बदल दिया है, उसको केप्ट की श्रेणी में मान लिया उन्होंने कि मतलब केप्ट को शायद मैं समझा पा रहा हूँ आपको, केप्ट की श्रेणी में रख लिया है। तो केप्ट की श्रेणी जब आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और जहाँ ये व्यवस्था है कि बहु विवाह का प्रावधान नहीं है जब तक कि आपकी प्रथम पत्नी जीवित है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, चाहे वो वैधानिक या अवैधानिक रूप से। जैसे भी वैधानिक रूप से तो हो ही नहीं सकती जबकि आपकी पहली पत्नी जीवित है। तो इस तरह से मतलब, और अगर उसकी संतानों को हक मतलब कानून ने दिया है, पहले नहीं था, जो इलिजिटिमेट चाइल्ड थे उसको हक नहीं था, लेकिन अब उन बच्चों को भी उनकी संपत्ति में अधिकार दिया गया है। उनका क्या दोष है? जी हाँ, इसी सिद्धांत को मानते हुए कि उन बच्चों का क्या दोष है, वो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि हम बात कर रहे हैं संपत्ति संबंधी विवाद की, तो आपने बताया कि निराकरण के लिए वैसे कोई समय सीमा कानून में निर्धारित नहीं है, पर सामान्यतः प्रकरणों का अब निराकरण जल्दी हो रहा है। तो जहां हम निराकरण की बात करते हैं, तो प्रकरण लगाने के लिए भी कानून में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है कि कितने समय में प्रकरण दायर करना होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, खास कर संपत्ति संबंधित विवादों के लिए। ये सारे कानून जो मैंने पहले बताया कि तरह तरह के कानून हैं और सब में अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गई है। जैसे आपकी संपत्ति पे किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसकी समय सीमा अलग है। आपको किसी से कोई पैसे लेने हैं और वो नहीं दे रहा है, उसकी समय सीमा अलग है। आपको कोई ऐसी सेल डीड है जिसको कि शून्य घोषित कराना है, उसकी समय सीमा अलग है। तो सारे जितने सारे कानून हैं उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, उसके रिलेटेड जो विवाद है, सबकी समय सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं आपको कि आपकी संपत्ति पे किसी ने बलात् कब्जा कर लिया है, तो उसकी समय सीमा है 12 साल। अब 12 साल फिर प्रश्न उठेगा कि 12 साल कब से हम करना करें इसकी। बिल्कुल। तो जो वाद कारण जिस दिन उत्पन्न हुआ है, जिस दिन आपके नॉलेज में ये आ गया है कि
अमुक व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पे उन्होंने बलात्कार कब्जा कर लिया है, तो उस तारीख जिस दिन आ गया जी, उस तारीख से वो गणना शुरू हो जाएगी और उसके विद इन 12 ईयर्स आपको दावा लाना पड़ेगा। उसके बाद अगर दावा लाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट आपका दावा खारिज हो जाएगा कि आप समय सीमा बाधित है आपका ये दावा, और लिहाजा ये इसमें कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती। जी, आपने जैसा कि उदाहरण दिया कि अगर कोई आपके किसी ने कब्जा किया हुआ है प्रॉपर्टी पे, 12 साल हो गए हैं, तो एक सामान्य रूप से जानना चाहेंगे, आपस में भाई लोग हैं, एक पिताजी के 5 बच्चे हैं, एक भाई किसी पिताजी की प्रॉपर्टी पे सालों से रह रहा है या दादाजी की प्रॉपर्टी पे, बाकी लोग बाहर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि वो भाई बाद में हिस्सा नहीं देता है और वो कब्जा नहीं छोड़ता है, वहाँ बाकी भाइयों को हिस्सा नहीं देता है, तो कानून में क्या व्यवस्था है? क्या वो 12 साल वाली श्रेणी में आएगा? जहाँ पैतृक संपत्ति है वहाँ स्थिति भिन्न है जी। पैतृक संपत्ति में है अगर आप कब्जे में नहीं भी हैं जी और बरस दूर है उससे आप जी, लेकिन आपकी पैतृक संपत्ति है, तो ये माना जाएगा कि इनडायरेक्टली आपका भी उस पर कब्जा है जी। लेकिन अब जहां विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, जिस तारीख को या जिस क्षण आपके दूसरे भाई या आपके मतलब साझेदार ने जी वो विवाद उत्पन्न किया कि अब इस संपत्ति में तुम्हारा किसी तरह का कोई हक कोई अधिकार नहीं है, तो जिस दिन वो मतलब उसने आपके हक से इनकार किया है उस दिन से समय सीमा निर्धारित की जाएगी और उसके विद इन 3 ईयर्स आपको दावा लाना पड़ेगा। यहाँ वो 12 साल का पीरियड खत्म हो, यहाँ वो एप्लीकेबल नहीं है, वो स्ट्रेंजर्स के लिए है। यहाँ पैतृक संपत्ति में दोनों भाई सगे भाई हैं जी, तो सगे भाई हैं, पैतृक संपत्ति में अगर कब्जे में नहीं भी हैं तो भी इम्प्लाइड उसका जी कब्जा माना जाएगा जी जी। इस बीच एक कॉलर लाइन पे जबलपुर से, हम उनका सवाल लेते हैं। अशोक जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि ये बताएं सर कि आजकल लोग जबरदस्ती किसी संपत्ति को हड़प कर लेते हैं या कोशिश करते हैं और उनको झूठा केस दायर कर दिया जाता है उनके ऊपर, तो इसके बदले में कानून में ऐसा क्या प्रावधान है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए? और दूसरे लोग इनसे मिले रहते, विशेष तौर पर नगर निगम वाले, तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते। थोड़ा स्पष्ट करें आपका सवाल। क्या करना चाहिए, कौन से कानून में क्या प्रावधान है? हाँ अशोक जी, आप जल्द उनकी संपत्ति वापस मिल सके। जी जी अशोक जी, थोड़ा सा क्लियर ये कर दें कि कब्जा किसके नाम प्रॉपर्टी है, मतलब उस व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी है और किसी दूसरे ने कब्जा किया है? शायद लाइन पर नहीं है अभी वो, आपको इनका सवाल समझ में आया होगा कि झूठे केस लगा देते हैं। कुछ हद तक की प्रॉपर्टी इनकी है और किसी ने झूठा दावा पेश कर दिया है कि संपत्ति हमारी है, तो आप अपने ऑनरशिप का जो दस्तावेज है वो वहाँ पेश कीजिए और बताइए, सब मतलब साबित कीजिए कि संपत्ति आपकी है और उस आधार पे आप उस प्रॉपर्टी को उनसे बचा सकते हैं। इनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि ऑनरशिप के अलावा भी इनका ये सोचना है कि कहना है कि झूठे केस दूसरे केसों में फंसा दिया जाता है और फिर इनका ये कहना है कि डिपार्टमेंट के लोग उनसे मिल जाते हैं। और अगर इस तरह का है जैसे कि आपको कहीं से किसी डिपार्टमेंट ने लीज पे अलॉट किया है प्रॉपर्टी, जैसे हाउसिंग बोर्ड ने है, नगर निगम का जिक्र किया उन्होंने, ये इस तरह से अगर की है और कोई तीसरा आदमी उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक मतलब रेमेडी है कि आप संबंधित जो न्यायालय है वहाँ जाएं और वहाँ इंजंक्शन का स्टे का दावा लगाएं, इंजंक्शन का दावा कि ये संपत्ति इस डीड के आधार पर मैं इसका मालिक हूँ और सामने वाला मतलब किसी की मिलीभगत से इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा इसको रोका जाए। जी अशोक जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं संपत्ति विवादों की, तो हमारे कॉलर का सवाल था, उसी से संबंधित सवाल कुछ निकल के यहाँ आते हैं कि किसी भी संपत्ति पर केस दायर करने के लिए या संपत्ति संबंधी विवाद में प्रकरण दायर करने के लिए पक्षकार कौन कौन हो सकता है? उस पद कौन व्यक्ति दायर कर सकता है, किसको हक है? हित रखने वाला जो जिसके हित निहित है जी, वो उसको अधिकार है, उसका हित कोई छीन रहा है जी, तो वो तो सिंपल सी बात है कि मतलब जिस संपत्ति का दावा पेश हो रहा है उसमें आपका अधिकार किसी भी रूप में होना चाहिए, आपका हित उसमें निहित होना चाहिए और उस अधिकार से सामने वाला कोई आपको वंचित कर रहा है जी, तो फिर आपके पास वो कानूनी दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप बताइए कि इस तरह से मेरा अधिकार उस प्रॉपर्टी में निहित है और सामने वाला या तो उसको कब्जा कर रहा है या हमारा जो अधिकार है वो उससे अपने वंचित कर रहा है, या जो भी परेशानी है आपको वो परेशानी वहाँ बताइए। तो जो इसमें जो कॉम्पिटेंट पर्सन जो होगा, जो सक्षम व्यक्ति है, वो है जिसका अधिकार छिन रहा है।
अर्थात उस संपत्ति में आपका अधिकार है और कोई आदमी किसी भी रूप से बाय वे ऑफ फोर्स या बाय वे ऑफ और दीगर ढंग से जिससे कि आपको वो प्रॉपर्टी आपका अधिकार छिना जा रहा है, तो आपके पास चूंकि अब आप लॉ अबाइडिंग पीपल हो सकते हैं या आप इस तरह के लोग हैं कि आप उनसे लड़ नहीं सकते, आपको लड़ना भी नहीं चाहिए, कानून को अपने हाथ में लेना भी नहीं चाहिए, तो न्यायालय उसके लिए बनी है। न्यायालय में बताइए, अपने अधिकार को साबित कीजिए, वहाँ पे वो अधिकार दिलाएगी कोर्ट आपको। जी, जैसा कि कानून की हम बात कर रहे हैं, तो इस कानून में यदि ये पाया जाता है कि भाई कोई दोषी है या किसी ने कब्जा किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में कानून के अंतर्गत क्या प्रावधान है सहायता का और दंड का? देखिए, असल क्या है, सीधे सीधे दंड की व्यवस्था जो संपत्ति संबंधी विवाद है उसमें नहीं है जी। उसमें जो माननीय न्यायालय है, अगर आप अपना हक साबित कर देते हैं तो आपको हक दिला दिया जाएगा जी। और उसकी डिग्री पास हो जाएगी जी। है ना। और उस डिग्री के निष्पादन के लिए भी अगला आपको फिर से केस फाइल करना पड़ेगा कि इस तरह के केस में ऐसी डिग्री हमारे फेवर में फला तारीख को फला कोर्ट ने पारित की है, जिसकी कंप्लायंस सामने वाला नहीं कर रहा है और लिहाजा वो करवाया जाए। तो कोर्ट के पास, कोर्ट एक ऐसी एजेंसी है जो उसकी कंप्लायंस, अपने ही आदेश की कंप्लायंस कराती है। अब उस आदेश की कोई कंप्लायंस करने से किसी तरह से रोक रहा है उसको, तो फिर वहाँ सजा का भी प्रावधान है कि उस इंसान को अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसको सिविल कारागार भी दिया जा सकता है अगर कोर्ट के आदेश को नहीं मानता है तो। जी, तो कारावास कितना हो सकता है? अगर वो 1000 रुपये की मालियत से ऊपर की संपत्ति है तो उसके 3 माह तक के सिविल कारावास है। मतलब वो जो आमतौर से जो आपने जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें रिगरस इम्प्राइजमेंट का शब्द सुना होगा, सश्रम कारावास, तो वैसी व्यवस्था इसमें नहीं है। सिर्फ आपको मतलब सिविल जेल हो जाएगी और वो पीरियड आपको गुजारना पड़ेगा। अब उसमें भी आगे ऐसी व्यवस्था है कि अगर ऐसी कोई वजह है जिससे कि आपको सिविल जेल ना भेजा जाए, जैसे आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या कोई बीमार हैं या कोई ऐसी परेशानी है, तो फिर उससे एग्जेम्पशन उसको मिलता है। हाँ, और वैसे ही जैसे मैंने कहा 1000 रुपये से ऊपर, वैसे ही 500 रुपये से ऊपर 1000 रुपये से कम की संपत्ति है तो उसमें 1.5 माह का सिविल कारावास का प्रावधान है। जी सर, जब हम बात करते हैं संपत्ति संबंधी विवादों की, तो एक धारणा आम लोगों के मन में ये होती है कि एक बार मुकदमा लगा दिया तो सालों साल चलता है, बड़ा वक्त लगता है। तो क्या ऐसे केसेस का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहले तो मैं श्रोता को ये बताना चाहूँगा कि वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ वो बदल गई। जब किसी ज़माने में दादा कोई केस लगाते थे तो पोते तक तो निपटारा नहीं हो पाता था और आदमी निराश होकर घर बैठ जाता था। अब वो स्थिति नहीं है, स्थिति काफ़ी बदल चुकी है और इस पे मतलब हर स्तर पर मंथन हो रहा है। मतलब वकीलों के स्तर पर भी, जजों के स्तर पर भी और जो विधि विभाग है उस स्तर पर भी, है ना। और उन्हीं तमाम मंथनों का एक समझिए नतीजा निकल करके आया है कि ऐसे केस का निपटारा जल्दी होने लगा है। अब जो इंसान केस लगाता है वो अपने लाइफ टाइम में, बल्कि क्या है कि बहुत जल्दी 1-2 साल में उसका फैसला उसको निचली अदालत से तो हो ही जाता है। अब उसकी अपील की व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो उसकी फर्दर अगर जो एग्रीमेंट है तो अपील करता है, लेकिन निपटारा जल्दी होने लगा है। अब ये तो निपटारे की बात है। अब उस निपटारे में होता क्या है कि कोई एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है। बिल्कुल। तो समाज में जो एक भाईचारगी है, जो एक प्यार है, एक अपनापन है, वो खत्म हो जाता है। रिश्तों की तासीर खत्म हो जाती है। वो बिल्कुल बहुत सही शब्द आपने इस्तेमाल किया, रिश्तों की तासीर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मतलब एक टेबल पे बैठ ही नहीं पाते, जबकि वो निपट गया मसला, जिसकी संपत्ति है उसको मिल गया, या जिसकी किसके फेवर में होना था हो गया, जिसके खिलाफ होना था वो सब हो गया। लेकिन वो वैमनस्यता, वो नफरत, वो हमेशा बन जाती है। कहीं तो देखा गया पीढ़ियां चलती रहती है। तो लेकिन उसके कंट्रारी जो लोक अदालत का जो एक तरीका है, उस तरीके में सबसे बड़ी जो मतलब जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो फायदा है समाज को वो ये है कि आपस का प्यार मोहब्बत फिर से पनप जाता है और फिर जो पहले था उससे और अच्छे ढंग से लोग रहने जाते हैं। यहाँ ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, आपसी सहमति से भाई जिसका जो हक है वो लो और ख़त्म करो कहानी, और वहीं से प्यार बढ़ते हुए अपने अपने घर को लोग चले जाते हैं। और वो जो स्थिति है समाज की जो बन जाती है कि मेरिट पे जो केस का डिस्पोजल होता है और उसमें जो एक वो
क्या बोलते हैं, मनमुटाव, मन या में फिर टीस रहती है टीस कहीं ना वो जो कहीं। बरकरार रह जाती है, वो सदियों चलती है, वो सब मतलब यहाँ नहीं होता है। और इसमें सबसे जो अच्छी बात यह है कि त्वरित न्याय इंसान को मिल जाता है। जो जिस समय के डर से लोग अपने अधिकारों को लेकर के न्यायालय तक नहीं पहुंचते हैं, वो यहाँ से बहुत आसानी से उनको एक न्याय मिल जाता है। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि इसमें दोनों ही पक्ष संतुष्ट होकर एक अच्छे सद्भावनापूर्वक माहौल में केस का निपटारा करते हैं और संतुष्ट होते हैं, और वो मन मुटाव टीस नहीं रहती कि इसने मुझे हरा दिया या मैं हार गया। जी हाँ जी। सर, हम बात कर रहे हैं जब संपत्ति संबंधी विवादों की, तो अगर कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है, जैसा हम अभी चर्चा कर ही रहे हैं, तो कई बार जैसे किसी ने समझौता नहीं किया और केस चलता है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई उस आदेश से संतुष्ट नहीं है जो न्यायालय ने दिया है, जो निचली अदालत ने दिया है, तो सामने वाले के पास क्या रेमेडी है, अपील का क्या प्रावधान है ऐसे केसों में, और अपील कहाँ कहाँ की जा सकती है? अगर कोई सबसे निचली अदालत है, व्यवहार न्यायालय का कोई फैसला है जी, तो उसकी वहीं जिला न्यायालय में अपील हो जाती है, प्रथम अपील कहलाती है। तो उसकी व्यवस्था सेक्शन 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में है, उसके तहत वहाँ अपील हो जाती है और अपनी बात आदमी अपील कोर्ट में, जो आदमी वहाँ नहीं समझा पाया या किसी कोई त्रुटि हो गई उस आदेश में, उसके मुताबिक कि कोई त्रुटि है, तो उस त्रुटि उसके बारे में आप अपीलेट कोर्ट को बताइए कि साहब, और कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि भाई ये इस तरह की केस था, उसको न्यायालय ने समझने में भूल की है और इस तरह का आदेश पारित कर दिया, लिहाजा हम आपके सामने, आप वहाँ देखिए। अगर माननीय न्यायालय को ऐसा लगता है, अपीलेट न्यायालय को, कि वाकई अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधि संबंधी या तथ्य संबंधी भूल की है, तो वो उसको फिर वो आदेश को या तो संशोधित कर देती है या पलट देती है या निरस्त कर देती है। तो कहाँ हो सकती है अपील? कहाँ मतलब कितनी स्टेज है? हाँ, अच्छा। एक संपत्ति विवाद किस स्टेज तक जाता है? जो उसको पहली जो सीढ़ी है उसकी, एक तो सबसे निचली अदालत में केस फाइल हुआ, वहां से आप कोई आदेश हुआ, उससे आप दुखी हैं, अब आप उसकी अपील करना चाह रहे हैं, तो पहली अपील तो वहीं जिला न्यायालय में हो जाएगी। उसके बाद उससे भी दुखी हैं तो फिर हाई कोर्ट में होगी, वहां से भी अगर आपको ऐसा है तो SLP के साथ सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, वहां होगी। तो ये जीना बजीना है, 4 स्टेजेस हैं जहां पर अंत में जाकर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट हो जाती है जी, और फिर मतलब समझिए कि फाइनली निराकरित हो जाता है जी। बिल्कुल। हम जब बात करते हैं संपत्ति संबंधी मामलों की, तो कोर्ट फीस का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है जिसके बारे में आम आदमी को जानकारी नहीं होती है। तो संपत्ति संबंधी मामलों में कोर्ट फीस का क्या प्रावधान है, कितनी लगती है, और प्रॉपर्टी में किस हिसाब से उनको अदा करनी होती, अधिकतम कितनी, कम से कम कितनी? कोर्ट फीस 2 तरह की होती हैं जी। एक तो एड वॉलरम कोर्ट फीस होती है, जो केस फाइल किया है आपने, या उसकी जो मालियत है, उसकी जो वैल्यूएशन है, उसके अकॉर्डिंग लगती है, और एक निश्चित न्याय शुल्क लगती है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि आपकी संपत्ति को किसी ने फर्जी ढंग से किसी के फेवर में अंतरित कर दी है, तो वहाँ उस सेल डीड को चुनौती देनी है आपको कि इसको शून्य घोषित कर दिया जाए। तो उसमें चूंकि आप पक्षकार नहीं हैं, आप प्रॉपर्टी जबकि आपकी है, लेकिन आपकी जगह पे किसी ने, फर्जी व्यक्ति ने किसी तीसरे को उसमें बेच दिया है, तो वहाँ चूंकि आप पक्षकार नहीं हैं, तो वहाँ निश्चित न्याय शुल्क दे करके 2000, 1500, 3 ऐसी कैटेगरीज हैं, उसके तहत आप ये पैसा चुका करके आप उस सेल डीड को कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है। और जहां आप पक्षकार हैं और किसी वजह से आप उस सेल डीड को शून्य घोषित कराना चाह रहे हैं, तो उस सेल डीड की जो वैल्यू है, उसमें जो प्रतिफल राशि मतलब उल्लेखित है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका 12% कोर्ट फीस देना पड़ेगा। अगर वो राशि 1 लाख से 5 लाख है तो 12%, 5 लाख से 10 लाख है तो 7%, और 10 से ऊपर है तो 3%, और मैक्सिमम है वो 1.5 लाख है। मतलब चाहे वो कितनी भी राशि का, कितनी भी वैल्यूएशन का केस हो, तो मैक्सिमम 1.5 लाख है वो। जी। आपने बताया कि यदि कोई उसमें सेल डीड में पक्षकार नहीं है, धोखे से सेल डीड हुई है, तो एक क्वेरी इसमें इसी से संबंधित है। कोई लीज की प्रॉपर्टी है, शासन ने लीज पर कोई प्रॉपर्टी ए को दी, आपको दी शासन ने, आपने उसको किसी बी को चलाने को दे दिया। अब इस बीच शासन ने उसको तीसरे व्यक्ति को अलॉट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में अगर बी जो है वो मुकदमा लाता है
कि भाई मेरा तो इस पे मैं इतने दिनों से कारोबार कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस चल रहा है। देखिए तो मैं समझ गया आपके केस को कि किसी भी एजेंसी ने आपको लीज पे प्रॉपर्टी दी है जी, तो लीज के से पहले लीज की शर्तें देखनी पड़ेगी। कुछ लीज ऐसी हैं जहां प्रॉपर्टी में ऑनरशिप राइट दी गई है और जहां अंतरण का भी अधिकार दिया गया है जी। कुछ ऐसी ज़्यादातर लीज ऐसी है जहां अंतरण का अधिकार नहीं है जी, उस सर्टन पीरियड के लिए आप उसको एंजॉय कीजिए आप जी, और आप उसको फर्दर अंतरण नहीं कर सकते जी, तो अगर दोनों स्थिति में अगर जहां अंतरण का अधिकार नहीं है जी, और आपने अंतरित कर दी है तो जी, इल्लीगल है। जी, तो इल्लीगल है तो सिर्फ इसी आधार पे जिस एजेंसी ने आपको लीज पे दी थी आपकी लीज टर्मिनेट कर करके वो प्रॉपर्टी अधिकृत कर लेगी, वो अपने पास वापस कर सकती है। जी। वो तो प्रॉपर्टी सामने वाले की डेथ हो गई मान लो, जिसको उसने लीज पे दिया था, दूसरा व्यक्ति उस पे काबिज है। हाँ। और वो कह रहा है कि मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ पे बिजनेस तो करने मेरा कब्जा है इस पे और मेरे इंटरेस्ट हैं इसमें, फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेरे इन्वॉल्व तो है। अब मैंने जैसा अर्ज किया कि जिसके हक में लीज थी जी, और लीज होल्डर मर गया, जी, ऐसा आप बता रही हैं, लीज होल्डर मर गया है, बिल्कुल, तो वो प्रॉपर्टी लीज का वो मतलब ऑनर था नहीं, जी, वो सिर्फ लेजी था, जी, है ना, उसको लीज पे दी गई थी सर्टेन पीरियड के लिए। जी, तो जब वो मालिक ही नहीं था तो किसी की अब उसकी संपत्ति पे आपने बलात् कब्जा कर लिया या जैसे भी उनकी सहमति से कब्जा कर लिया है आपने, जी, तो वो ऑनरशिप राइट आपको नहीं दी जा सकती। जी। सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति में जो विवाद होते हैं, तो अगर कोई शासकीय संपत्ति पे कब्जा कर लेता है और ऐसी स्थिति में वो अपना कब्जा कहता है कि मेरा कब्जा है और मुझे इसका मालिकाना हक मेरा है, और वो केस लगाता है कब्जा लेने के तो लिए। आपने जैसे पहले सवाल तो किया आपने था कहा 12 साल वाला प्राइवेट प्रॉपर्टी, समय सीमा जो बताई थी आपने, अब यहाँ भी वो समय सीमा की गणना हो जाएगी। वो उसमें दोनों के लिए अलग अलग प्रिंसिपल है जी। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो तो उसकी 12 साल है समय सीमा जी, और अगर वो सरकारी संपत्ति है तो उसके लिए 30 साल की समय सीमा है जी। तो 12 साल मतलब अगर लगातार कब्जे में है, लेकिन सिर्फ कब्जा में रहना काफी नहीं है जी, कि जिसकी संपत्ति है उसके नॉलेज में रहते हुए जी आपका कब्जा है और उसने इस बीच में कभी कोई किसी तरह का वाद विवाद नहीं किया है, जी, तब आप एडवांस पोजीशन के आधार पे आप मालिक हो सकते हैं। लेकिन अगर उसने समय समय पर विरोध उत्पन्न किया है, कहीं एप्लीकेशन दी है, कभी शिकायत की है, तो फिर बलात् की श्रेणी में, एडवांस पोजीशन की श्रेणी में नहीं आएगा वो। अब आप सिर्फ उसमें नाजायज कब्जेदार की श्रेणी में आएंगे और फिर आपसे कब्जा छीना जा सकता है। दोनों ही शासकीय और प्राइवेट दोनों ही उसमें दोनों में यही स्थिति है। आपने बताया कि अगर विवादित नहीं करते हैं उस संपत्ति को, तो जैसे मैंने आपकी कोई संपत्ति है, मैं उस पर रह रही हूँ और मौखिक रूप से आप मुझसे कह रहे हैं, लिखित में अगर वो कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं है और आप विवादित तो कर रहे हैं पर मौखिक रूप से कर रहे हैं, या आपने कोई नोटिस दिया उसकी आपके पास रसीद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो कैसे साबित करे कि उसने विवादित किया था उस संपत्ति को? मतलब वो कैसे बता सकता है उस पीरियड में विवादित किया था? जी जी जी। तो देखिए जो जिस मोड के आधार पे आप ये कह रहे हैं जी, जिस कि भाई हमने इसको इस पीरियड में विवादित की है जी, है ना, तो वो मौखिक भी साबित किया, जब जहाँ कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जी, तो वहाँ पर कानून मौखिक साक्ष्य देखती है कि कौन सी प्रबल साक्ष्य मतलब हमारे सामने है। दस्तावेज साक्ष्य तो है ही नहीं जी, तो अब मौखिक साक्ष्य देखेगी। तो मौखिक साक्ष्य में अगर आप दो गवाहों से ये साबित करते हैं कि फला तारीख को फला समय मेरे सामने इनको ऐसा कहा था इन्होंने कि भाई इसको खाली करो, ये हमारी संपत्ति है, तो फिर माननीय न्यायालय फिर मौखिक साक्ष्य की तरफ ध्यान देगी और उसका परिशीलन कर करके फिर आदेश पारित करेगी कि आपने वाकई इस समय सीमा के अंदर इनको मतलब क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था, प्रश्न किया था कि नहीं किया था, आपत्ति की थी कि नहीं की थी, ये देखेगी। एक कॉलर लाइन पे हम उनका सवाल लेते हैं। साधना जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार। नमस्कार जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर पिता की 6 संतान है और एक संतान के प्रति उन्होंने अपनी संपत्ति वसीयत द्वारा दी गई है, तो क्या दूसरी संतान भी उसके ऊपर दावा कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और वो मतलब डिपेंडेंट है फादर पे, अनमैरिड डॉटर है। देखिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि किसी इंसान का संपत्ति में अधिकार किस तारीख को सृजित हो जाता है।
तो इसको समझने के लिए आपको जो कानून में व्यवस्था की गई है कि हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जिस दिन बच्चे ने पेट में मतलब उसकी उत्पत्ति हो गई, उस तारीख से उसका राइट क्रिएट हो जाता है उस प्रॉपर्टी में और वो बराबर का भागीदार हो जाता है। तो जहाँ बराबर का भागीदार है तो आप एक के अधिकार को वंचित करते हुए अगर पूरी प्रॉपर्टी किसी एक के हक में बाय वे ऑफ वसीयत या वसीयत से अंतरित कर दी है तो वो इलीगल है। ऐसी वसीयत मान्य नहीं है, कानून इसको नहीं मानती। सबको बराबर का अधिकार है, वो अधिकार दिलाएगी। अब अगर वो प्रॉपर्टी उनकी सेल्फ अर्न है, जिन्होंने वसीयत की है, उन्होंने खुद मतलब अर्जित की है, उनको बाप दादाओं से प्रॉपर्टी नहीं मिलती। दो तरह से प्रॉपर्टी मिलती है, पहले ये समझ लीजिए। एक, आपने किसी प्रॉपर्टी को आपने अपनी कमाई से खरीदी हो, या दूसरी तरह की जो प्रॉपर्टी है कि आपको बाप दादाओं से मिली हो। तो बाप दादाओं से जो मिली है प्रॉपर्टी है उसमें उस बच्चे का अधिकार उस दिन सृजित हो जाता है जब बच्चा माँ की पेट में आ जाता है, उस तारीख से उसका अधिकार बन जाता है। लेकिन दूसरे केस जो है जहां उन्होंने खुद अपनी जाति कमाई से प्रॉपर्टी अर्जित की है, उसमें उनका अधिकार नहीं है। उस संपत्ति के संबंध में उनको निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, या तो एक बेटे को दे दे या बेच दें या जैसा जो करना चाहे कर दें, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रॉपर्टी आपको पैतृक मिली है उस प्रॉपर्टी में जिनका हक, जैसा मैंने बताया कि जैसे पेट में आया उस दिन से अधिकार उनका बन जाता है, तो उसके अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते। अगर ऐसा आपने किया है तो वो अवैधानिक है। नहीं, इनका जो सवाल था वो ये था कि उनके 4-5 बच्चे थे और एक अनमैरिड बच्ची को उन्होंने करी है प्रॉपर्टी, उसके नाम करके गए हैं। तो अनमैरिड बच्चे के नाम जो प्रॉपर्टी हुई है वो सही है कि नहीं? तो वो गलत है, क्योंकि किसी का अधिकार आपने हनन हो गया, वहाँ किसी को उसके अधिकार से वंचित कर दिया आपने। जी भाई बच्ची है, बच्ची के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी तो बच्चा है, उसका भी तो उसका प्रॉपर्टी में अधिकार है। तो अगर उनकी खुद की सेल्फ अर्न है तो अपनी बच्ची को कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ प्रॉपर्टी पैतृक मिली है तो पैतृक में आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बेटी को पूरा का पूरा दे दिए, बाकी बच्चे को वंचित कर दीजिए। ये अवैधानिक है। जी, भले ही वो उनको हिस्से में मिली हुई प्रॉपर्टी हो, पैतृक संपत्ति उनके हिस्से में मिली है, और उनके नाम से है तो भी नहीं कर सकते। तो जब तक कि आपने अपने खुद ना खरीदी हो। जी, तो उसके लिए इनको फिर क्या करना होगा? फिर उसको संबंधित जो निचली अदालत है वहाँ अपना दावा लगाइए कि साहब ये आपको साबित करना पड़ेगा कि ये पैतृक संपत्ति थी, सो एंड सो प्रॉपर्टी, कोई मकान है कि जमीन है, जायदाद है, जो भी चीज़ है, तो जो विवादित संपत्ति है कि हमारे पिताजी को बाप दादाओं से प्राप्त हुई थी, इसको पहले ये वाला इशू साबित करना पड़ेगा। और उसके बाद ये साबित करना पड़ेगा कि आप अपने पिता की मतलब इतनी संतानों में से आप तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, 5वें नंबर की संतान है, और उसमें आपका इतना शेयर है। तो उसको उन्होंने गलत ढंग से के अपनी बेटी के नाम से पूरा कर दिया और हम लोगों को अधिकार से वंचित कर दिया, लिहाजा मेरा जितना शेयर है वो दिलाया जाए। जी, इस पीछे कॉलर हैं बिहार से, हम उनका सवाल लेते। प्रदीप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है प्रदीप जी बताएं, सुन रहे हैं हम आपको। प्रदीप जी आप लाइन पर हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब हम किसी से जमीन लिखवाए जी, तो फिर उसी आदमी उसे किसी और ने लिखवा लिया। जी मैम बोल रहे हैं ना? जी, उसी जमीन को किसी और ने लिखवा लिया। जी, मतलब इसमें किसका जमीन होगा? हेलो, हाँ, 2 लोगों के नाम जमीन कर दी। जी हमने लिखवाया। जी हाँ, उसी से किसी और ने लिखवा लिया। जी, हाँ, तो मतलब किसका जमीन होगा ये बताइए। हाँ, स्पष्ट है सवाल इनका। हाँ, क्लियर है। इनका प्रश्न यह है, मैं फिर से और स्पष्ट कर दूं कि किसी अमुक प्रॉपर्टी को इन्होंने ए से खरीदा जी, और उस ए ने जिस इनको बेच देने के बाद फिर दूसरे को बेच दिया, हाँ, नाम कर दिया। हाँ। तो इसमें कानून बहुत ही साफ सुथरा है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आपको। जिसकी पहली रजिस्ट्री है, जिसके पक्ष में पहली रजिस्ट्री निष्पादित की गई है, वो उसका मालिक है। इसके बाद 20, 30, 25, 50 जितनी करना चाहे करता रहे, सारी की सारी इलीगल है, अवैधानिक है, और वो आप पे बंधनकारी नहीं है, आप उसके मालिक हैं, आप उसको एंजॉय करिए। जी, अगर उसने मान लो नामांतरण रजिस्ट्री नहीं कराई है, सिर्फ एग्रीमेंट किए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कानूनी एग्रीमेंट जैसे 2 लोगों से एग्रीमेंट कर लिया? जी हाँ,
तो उसमें भी जो पहला एग्रीमेंट अनुबंध जिसका है वो मान्य है। जो उसके बाद के जो एग्रीमेंट चाहे 1 हो 2 हो 3 हो सारे के सारे अवैधानिक हैं और वो कानून की नज़र में बंधनकारी नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं की जा सकती। जी, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कोई गलत तरीके से यदि कर लेता है, गलत तरीके से किसी के नाम करता है या गलत एग्रीमेंट करता है प्रॉपर्टी से संबंधित, तो उसके बारे में तो इनको जब ये केस लगाएंगे तो क्या इनको सारी प्रक्रिया वही अपनानी होगी जो थोड़ी देर पहले आपने हमारे दर्शकों को बताया था कि किस कोर्ट में कहाँ प्रॉपर्टी है और किस तरह से दावा दायर होगा यदि ये चैलेंज करना चाहें तो? हाँ, अपने अधिकारों की लड़ाई अगर आपको लड़नी है, आपको ऐसा लगता है कि आपका अधिकार किसी भी तरह से हनन हुआ है, तो उसको उस अधिकार को पाने के लिए आप निचली अदालत में दावा दायर करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कहाँ स्थित है, वहाँ की अदालत कौन सी है, मतलब उस क्षेत्राधिकार में कौन सी अदालत है, निचली अदालत, और उस प्रॉपर्टी की मालियत क्या है, वैल्यूएशन क्या है उसका, तो उसके आधार पे वो कोर्ट तय होगी कि अगर प्रॉपर्टी मतलब 1 रुपये से 50 लाख तक की है तो फिर वो सिविल कोर्ट में लगेगा, उससे ऊपर की है तो फिर वो जिला न्यायालय में लगेगा, मतलब जिला न्यायालय को लगेगा। मतलब ये इस तरह से मतलब मालियत के आधार पे न्यायालय का बंटवारा है और वो आपका जो केस जिस मालियत में आता है वहाँ संबंधित न्यायालय में दायर। जी, इस बीच एक कॉलर और लाइन पे हम उनका सवाल लेते हैं, कटनी से हैं सतीश जी। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी मैडम नमस्ते। नमस्कार जी, कटनी से बोल रहा हूँ। जी जी जी, बहुत स्वागत है। सतीश तिवारी नाम है। जी जी, बताएं। क्या है कि मैंने 23 साल पहले जमीन खरीदी हुई थी जी। जो जमीन मुझे उन्होंने बता दी कि यहाँ से आपकी, और उत्तर में मैं काबिज भी हूँ। बाकी अभी जब सीमांकन हुआ तो उसमें सीमांकन में 9 आरे जमीन मेरी बगल में एक आदिवासी है, उसकी जमीन में निकल आई 9 आरे, जिसको लेके मैंने निचली अदालत में केस भी दायर किया जो 250 की कार्यवाही की, जिसमें मेरे पक्ष में फैसला तो हो गया, बाकी मुझे अभी तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। और ये कहते हैं आदिवासी है, आपको जमीन नहीं मिल पाएगी, आपके लिए समस्या है, इसके लिए थोड़ी जानकारी चाहिए। जी देखिए मतलब और 8/1 को मेरा अभी आदेश भी हो गया, उसके लिए आज आवेदन किया हूँ मैं जी। अब इसके लिए मुझे आगे क्या करना पड़ेगा इसकी जानकारी चाहिए। देखिए, आपने अपनी संपत्ति का सीमांकन कराया, सीमांकन के बाद आपको ये पता चला कि मतलब 20 आरे, 10 आरे, 5 आरे किसी और की ज़मीन में निकल रही है, तो आरआई पटवारी ने उसको चिन्हित कर दिया होगा। उस चिन्हित वाले स्थान को पर कब्जा पाने के लिए धारा 250 में ऐसी व्यवस्था है MPLRC में कि उसमें आपको उसी तहसीलदार के यहाँ कि फला फला तारीख को फला फला प्रॉपर्टी का सीमांकन हुआ था, उसमें इतनी संपत्ति, मेरी संपत्ति फला के कब्जे में पाई गई थी, जिसको कि आरआई पटवारी ने चिन्हित कर दी है और उसका कब्जा मुझे दिलाया जाए, ऐसी व्यवस्था कानून में है, वो आपने अपना ली है। तो उसी 250 में ही तहसीलदार को ये राइट है कि मौके पर जा कर के आपको, अगर वो ऐसे नहीं मानता है मतलब सिविल उसमें, तो फिर वो पुलिस बल के साथ आपको कब्जा दिलाए। वो किसी आदिवासी की जमीन है, आदिवासी इसमें कारगर साबित नहीं होगा। आदिवासी की उसकी अगर खुद की संपत्ति है या शासन ने उसको पट्टे पे दी है तो आप उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकते। यहाँ तो आपकी प्रॉपर्टी पे उसने गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लिया है और ये आधार ले रहा है कि मैं आदिवासी हूँ, या कोई ये कह रहा है कि वो आदिवासी, उससे कैसे कब्जे में लिया जा सकता। अरे वो आदिवासी के लिए ऐसा कुछ तो नहीं कि वो जुल्म करेगा। अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आप उसको कब्जे, तो प्रॉपर्टी आपकी है, गलत ढंग से या समझिए कि अनभिज्ञता के कारण उसने अपनी मान करके उसको कब्जे में कर ली थी, और फिर जिसको कि कानून ने ही आपको बता दिया कि साहब इतनी अमुक प्रॉपर्टी आपकी है, लिहाजा आपको इसका कब्जा दिया जाए, तो वो कब्जा ले सकते हैं। उसमें आदिवासी शब्द आड़े नहीं आएगा जी, आपको उसका कब्जा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इस कानून के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और बड़ी बारीक चीज़ें भी आपने बताई हैं, जिससे कि हमारे दर्शक भविष्य में इस चीज़ों से सावधान रहें। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि संपत्ति संबंधी बहुत तरह के विवाद होते हैं और सबके लिए अलग अलग न्यायालय बने हुए हैं, किंतु संपत्ति संबंधी विवादों में जाने के साथ एक रास्ता और भी है कि आप लोक अदालत के माध्यम से भी उनका निराकरण कर सकते हैं। और यदि आप लोक अदालत के माध्यम से या समझौते से करते हैं
तो एक अच्छे माहौल में निराकरण होता है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस विषय के बारे में जानकारी मिली होगी। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।